क्या भारत में अभी अभी अपना खुद का वाटरगेट मूवमेंट हुआ है? एक ऐसा राजनीतिक टकराव जहां दाव पर सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो देखिए, वाटरगेट को सत्ता के गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा सिंबल माना जाता है। हुआ ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अपनी विरोधी पार्टी की जासूसी करने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, और जब वो पकड़े गए तो मामले को दबाने के लिए FBI और CIA तक को लगा दिया। आखिर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये दुनिया भर की डेमोक्रेसीज के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। तो सवाल यही है कि बंगाल में जो हुआ, जहां देश की एक सेंट्रल एजेंसी ने एक विपक्षी पार्टी की पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म पर छापा मारा, क्या उसे भारत का अपना वाटरगेट मोमेंट कहा जा सकता है? ये सवाल आज सबके जहन में है। तो अब आते हैं इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में। ये सिर्फ एक छापा नहीं था, एक मुख्यमंत्री और एक केंद्रीय एजेंसी के बीच आमने सामने की एक अभूतपूर्व टक्कर थी। एक ऐसी टक्कर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देखिए, इस कहानी के दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। टीएमसी का कहना है कि यह छापा किसी घोटाले को पकड़ने के लिए नहीं था, बल्कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले उनकी पूरी चुनावी रणनीति, उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट, यहां तक कि बूथ लेवल का डेटा चुराने के लिए था। वहीं दूसरी तरफ ईडी का ऑफिशियल कारण ये है कि वो तो 5 साल पुराने एक कोयला घोटाले की जांच कर रहे थे। उस दिन जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी सीन जैसा था। सुबह सुबह ईडी की टीमें आईपैक के ऑफिस और उसके चीफ के घर पर, फिर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का पहुंचना और उसके ठीक बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रेड के बीच में आ जाना। वो न सिर्फ ईडी के अधिकारियों से भिड़ी, बल्कि वहां से एक हार्ड ड्राइव और कुछ फाइलें लेकर चली गईं। और तो और फिर 3.5 घंटे तक वहीं धरने पर भी बैठी रहीं। और ये ममता बनर्जी का बयान उनके गुस्से और उनके स्टैंड को साफ दिखाता है। उन्होंने इसे सीधे सीधे एक पॉलिटिकल अटैक बताया। कहा कि ये उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट्स चुराने की एक साजिश है जो गृह मंत्री के इशारे पर हो रही है। चलिए अब इस एक घटना से थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ टीएमसी या बंगाल चुनाव की नहीं है। ये कहानी है उस सेंट्रल एजेंसी ईडी के एक ऐसे पैटर्न की जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। तो ये ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है क्या? ये भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसका काम मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच करना है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सीधे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, मतलब इस पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में ईडी ने जितने भी नेताओं पर रेड की है, उनमें से सोचिए लगभग 98% विपक्षी नेता थे, सिर्फ 2% सत्ताधारी पार्टी के। तो सवाल तो उठता है ना, कि क्या सारा भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष में ही हो रहा है? और शायद सबसे जरूरी बात यह है, इतनी सारी रेड्स के बावजूद नेताओं के खिलाफ ईडी के केसेस में सजा की दर 1% से भी कम है। तो अगर मकसद भ्रष्टाचार मिटाना है, तो इतने कम लोग दोषी क्यों साबित हो रहे हैं? या फिर मकसद सिर्फ डराना है? और इसी से एक पैटर्न उभरा है जिसे लोग अब वॉशिंग मशीन इफेक्ट कहने लगे हैं। ये कुछ बड़े नाम हैं जिन पर ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये नेता बीजेपी में शामिल हुए, इनके केस रहस्यमयी तरीके से ठंडे बस्ते में चले गए। चलिए अब वापस बंगाल लौटते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहां ऐसा क्या दांव पर लगा है कि लड़ाई इतनी तीखी हो गई है। बंगाल में बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त ग्रोथ की है। 2016 में जहां उनके पास सिर्फ 3 सीटें थीं, वहीं 2021 में वो 77 सीटों तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि बंगाल जीतना उनके लिए कितना बड़ा लक्ष्य है। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो 147 सीटों का जादुई आंकड़ा चाहिए, वो अभी भी काफी दूर है। और लोकसभा चुनावों में भी उनकी सीटें 18 से घटकर 12 रह गई, जिससे ये सवाल भी उठता है कि क्या बीजेपी बंगाल में अपना पीक देख चुकी है? तो आखिर बंगाल बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों है? पहली वजह, वो हिंदी बेल्ट के बाहर एक बड़े राज्य में अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। दूसरी, देश की राजनीति के लिए बंगाल की 42 लोकसभा सीटें बहुत क्रूशल हैं। तीसरी, ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है। और आखिर में बंगाल जीतकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि रीजनल पार्टियों के सामने वही एकमात्र नेशनल विकल्प है। तो अब हम इस पूरी कहानी के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। ये मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं रह गया है, बल्कि हमारी संस्थाओं की आज़ादी और उनकी ईमानदारी का भी सवाल बन गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम से क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, या फिर ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत सीरियस वार्निंग है?
ठीक वैसे ही जैसे वाटरगेट अमेरिका के लिए था। सीधी सी बात है, जब किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई का समय चुनावों से मेल खाने लगे और उसके निशाने पर लगभग हमेशा सिर्फ विपक्ष के नेता ही हों, तो उसकी आज़ादी और निष्पक्षता पर सवाल उठना तो लाजमी है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं कि अगर देश की जांच एजेंसियां खुद ही पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन जाएंगी, तो फिर निष्पक्ष रेफरी की भूमिका कौन निभाएगा? वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।